हाँ जी बच्चे, कल आपसे डिस्कशन हो रहा था इस बारे में। इसके बाद कोई 5-7-10 क्वेश्चन और कर लेंगे जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा अबाउट द थ्योरी। कल आपको बता रहा था केपीकेसी का रिलेशन क्या है, ओके, और करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का करेक्टरिस्टिक क्या था? टेम्परेचर फिक्स है, रिएक्शन फिक्स है, तो के इक्विलिब्रियम भी फिक्स ही रहना है। दूसरी बात, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई विद एन और डिवाइडेड बाय एन कर देता हूं तो नए वाले के साथ भी यही हरकत होने वाली है। वो या तो पावर एन हो जाएगा या फिर पावर 1/n हो जाएगा, जैसा कि हमने 2-3-4 क्वेश्चन में किया। ओके, इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं आई थिंक। तो 10वें पेज पे हमने लिखा था अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा इक्विलिब्रियम का सम करके एक नया इक्विलिब्रियम बना रहा हूं तो नए इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं उन सबका मल्टीप्लाई, सबका प्रोडक्ट करके आएगा। ये अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो 4th नंबर पे डिस्कशन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर का इफेक्ट। इस पे क्या आने वाला है? टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे क्या आने वाला है? क्लियर? और टेम्परेचर का इफेक्ट जब पढ़ना हो ना बच्चे, तो यहां आपके पास वेंट ऑफ इक्वेशन, आप तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े है बच्चे आई थिंक ना। तो वेंट ऑफ इक्वेशन जब पढ़ोगे ना, वहां था वेंट ऑफ फैक्टर, यहां है वेंट ऑफ इक्वेशन। अगर आपने कभी क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो तो वहां था आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन सुन पा रहे हो? तो उसी के जैसा एक इक्वेशन आपके पास log K2/K1, ठीक है जी, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303, ओके, 1/T1 1/T2। तो T1 पे आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और T2 पे आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ठीक है जी। T1 पे K1 है और T2 पे K2 है। छोटी छोटी बातों को समझना, बात को पैरेलल में लेकर लिख रहा हूं। अगर मेरे पास किसी एक रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन 0 हो, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब ना तो हीट निकले, ना तो एब्जॉर्ब हो, ना इमिट हो, नीदर एक्सो नोर एंडो, नीदर एक्सो नोर एंडो, ना तो हीट निकले ना एब्जॉर्ब हो, तो आप log K2/K1 इज इक्वल टू सीधा सीधा 0 लिख लोगे क्योंकि यहाँ 0 ही आ गया। क्लियर ना? अच्छा चैप्टर है बच्चे, अगर थोड़ा सा भी डाउन चले गए ना तो आपका नुकसान शुरू हो जाएगा, इसीलिए उतनी एनर्जी बराबर बनाए रखो जितनी चाहिए। क्लियर? और मैं तो कहता हूं कि भगवान की स्पेशल कृपा है तुम लोगों पे कि इस साल तुम्हारे सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। क्लियर? तो डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू 0, log K2/K1 इज इक्वल टू क्या कर दिया आपने? 0 कर दिया। तो इसका मतलब आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ाओ, कितना ही घटाओ, K1 K2 की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आना है। इसको अगर फिर भी नहीं समझो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, log K2 माइनस log K1। आपको पता है log का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग? अगर डिनोमिनेटर ऐसे लिख रखा हो a/b तो log a माइनस log b, तो log K2 इज इक्वल टू क्या आ गया? log K1। इसी को आप लोगों ने क्या लिख दिया? K2 इज इक्वल टू K1। मतलब टेम्परेचर का इस पे कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है, टेम्परेचर का इस पे कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। अगर आप मेरे को exactly सुन रहे हो तो those reactions which have the delta H reaction 0 are not affected by the temperature। ठीक है जी। अब इसके आगे बढ़ना है जी मुझे, तो इसी का एक, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, मैंने इस केस में क्या लिया? डेल्टा एच रिएक्शन 0 ले लिया। अब मैं अगले केस में, ये हमारा 11 नंबर पेज शुरू हो रहा है भाई, ध्यान से देख लेना, और आज का फर्स्ट है। मतलब अगर मैं डेल्टा एच रिएक्शन को पॉजिटिव कर देता हूं बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव को सारे बच्चे समझते हैं एंडोथर्मिक। और वैसे तुम लोगों से पिछले चैप्टर की बात करूं एक छोटी सी, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर? बिल्कुल सोच समझ के बोलना। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने का उस पर क्या इंपैक्ट होता है? वो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? क्लियर ना? फॉरवर्ड। और इसी बात को मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था क्या, कि जब आप शुगर वाटर में या शुगर मिल्क में डिसोल्व करते हो, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, दैट्स व्हाई ये डिसोल्यूशन प्रोसेस आप प्रोसीड करते हो हाई टेम्परेचर पे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज फॉरवर्डेड, मीन टूवर्ड्स
द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय हीटिंग। तो चेक कर लें, यहाँ लिखा हुआ है log K2 बाय K1, इसमें कोई समझौता नहीं। और यहाँ क्या लिख दिया, डेल्टा एच की जगह पे पॉजिटिव। क्लियर है? तो अब मैंने आपसे क्या कहना है कि log K2 log K1 इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है। तो कोई समझा सकता है कौन ज्यादा है? log K2 मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1। तो जब भी आप कभी टेम्परेचर बढ़ाओगे, T1 से बड़ा कर दोगे T2 को, जब भी कभी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K1 भी बढ़कर क्या हो जाएगा, K2 मतलब इंक्रीज करेगा, K की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। और यही बात तो आप मुझे बोल रहे थे सर, टेम्परेचर मतलब रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो इस बात को मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिख लेता हूं, दोज रिएक्शंस विच आर endothermic in nature, endothermic in nature, clear, or proceeds in forward direction और K increases, K पे इम्पैक्ट पड़ गया बच्चे, K पे इम्पैक्ट पड़ गया, क्लियर, proceeds in forward direction और K increases by the increase of temperature। अगर आप वो रिएक्शन जो नेचर वाइज एंडोथर्मिक है, अगर उस पर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका के बढ़ता है और रिएक्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड। और सारे बच्चों को पता है के इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर के बढ़ा है तो प्रोडक्ट बढ़े, मतलब रिएक्शन कहां जा रही है, टूवर्ड्स द फॉरवर्ड मतलब कंप्लीशन की तरफ। ठीक है जी, अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हुई तो अगला वाला प्रोसेस मुझे बोलने की नीड है ही नहीं, तुम ऑलरेडी स्मार्ट हो उस मामले में। डेल्टा एच रिएक्शन अगर मेरे पास कैसा हो, एंडोथर्मिक की जगह पर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक की जगह पे क्या कर दिया, एक्सोथर्मिक। यहां लोग बिल्कुल सब कुछ आप समझ ही गए, बाय डिफॉल्ट ही समझ गए, क्लियर है? K1 ग्रेटर देन K2, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। K2 कम हो गया ना, टेम्परेचर 1 पे कौन था, K1, टेम्परेचर 2 पे कौन था, K2, तुमने टेम्परेचर बढ़ा डाला और K की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ऐसी रिएक्शंस रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं, बैकवर्ड। क्लियर, लिख दो इस बात को, दोज रिएक्शंस विच आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, वो रिएक्शन जो नेचर वाइज एक्सोथर्मिक है, क्लियर, आर प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, के क्या करेगा, डिक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप एग्जैक्टली इन चीजों को समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इसके बारे में फाइनल आपको लगता है ये बहुत लंबी लंबी बातें हो गई हैं, तो एक छोटी सी टेबल बनाओ, क्लियर, यहां डेल्टा एच के बारे में लिखो, यहां डेल्टा एच के बारे में लिखो, यहां डेल्टा एच के बारे में लिखो। यह लगता है बार बार लिखना पड़ रहा है, तो ऊपर कॉलम में डेल्टा एच लिख दो, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना। फिर एक और काम करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहां स्टडी करेंगे इफेक्ट। बच्चे जवाब दे सकते हैं, पहले वाले में जब डेल्टा जीरो है तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का इफेक्ट, कोई इंटरेस्टेड नहीं है वैसे, इफेक्ट इसका कुछ नहीं है क्योंकि पीछे बताया था आपको मैंने। उसके बाद अगर पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो टेम्परेचर बढ़ने का इंपैक्ट क्या आया, एंडो के लिए फॉरवर्ड, और घटने का क्या आया, बैकवर्ड। और नेगेटिव था जब टेम्परेचर बढ़ने का इफेक्ट क्या आया, बैकवर्ड। और यहाँ एक छोटी सी टेबल के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। किसी को फिर भी समझना हो तो मोस्ट वेलकम, आप इससे बात करो। कौन सा बच्चे, टेबल,
टेबल बच्चे ऊपर से आई हुई है सारी की सारी। आप टेबल समझने से अच्छा पहले इसको समझो हुआ क्या है। जहां डेल्टा एच रिएक्शन एंडोथर्मिक है, वहां log K2/K1 इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। और जैसी K2 K1 पॉजिटिव लिखा तो किसी भी log की A/B को हम लिखते हैं log A माइनस log B इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब थोड़ा मैथमेटिकली सोचना, कोई भी कैलकुलेशन प्लस कब आई होगी, जब log K2 ज्यादा रहा होगा। ये 10, ये 5, ये 10, ये 2, ये 10, ये 6, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9.5 कुछ भी हो, लेकिन K2 ज्यादा रहा होगा तभी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, T1 से T2 ग्रेटर कर दिया, तो K1 की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ऐसी रिएक्शन सपोर्ट होंगी टेम्परेचर से जो नेचर वाइज क्या हो, एंडोथर्मिक। सपोर्ट मतलब इन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड। Those reactions which are endothermic in nature are proceeds in forward direction by the increase of temperature। वहां प्रोडक्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, K बढ़ जाएगा। और इसका जस्ट ऑपोजिट कहां मिलता है मेरे को, एक्सोथर्मिक में, जस्ट ऑपोजिट। हाँ, एक्सोथर्मिक के बाद पता नहीं चला बच्चे, वो तो रिवीजन किया ना मैंने, टेबल वापस बना दी मैंने सारी। एंडोथर्मिक थोड़ा सा आप मेरे को गाइड करो, एक्सोथर्मिक मैं गाइड करूंगा। एक जल्दी से बोलो बच्चे। हाँ जी, है ना, यही सेम मैं यहां बोल देता हूं जी। जब डेल्टा एच रिएक्शन नेगेटिव है तो log K2/K1 नेगेटिव हो गया बेटा, और log K2 माइनस K1 उसका उल्टा। इन चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, कि जब आपने एंडो सीख लिया तो एक्सो बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन ज्यादा है, अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ नेगेटिव लाने के लिए किसका वैल्यू ज्यादा हो गया, K का, K1 का। तो K1 ज्यादा, तो K1 ज्यादा होना मतलब रिएक्शन बैकवर्ड चले जाना। क्लियर ना, log K2/K1। और K1 ज्यादा होना मतलब K2 का कम हो जाना, और K2 का कम हो जाना मतलब रिएक्शन बैकवर्ड चले जाना। और K2 है क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और जब K2 कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गए। प्रोडक्ट कब कम होंगे, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा बेटा। अब इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपने मेरे से 2-3 बार रिवीजन कराया, मैं और कर सकता हूं 4-5 बार रिवीजन, लेकिन आपके दिमाग में परमानेंटली एंटर होना मस्ट है ये। पीछे अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन को जोड़ के लिखते हो तो फाइनल इक्वेशन उन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगी। अगर मल्टीप्लाई विद n कर देते हो, नई इक्वेशन लिखते हो, तो नया वाला पावर n, और पुराने वाला अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देते हो तो पावर 1/n। और एक रिएक्शन फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फिक्स है। बोलो जी। किसी को टेम्परेचर वाले फिनोमिनन पे अभी भी बात करनी हो कर सकता है। मैं अगला पेज लेके आ रहा हूं अब। चलो, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या रहेगा बच्चे इसके अंदर, लिसन केयरफुली। अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट 5वें नंबर पॉइंट पे जाकर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे साफ साफ लिख देना, नो इफेक्ट। कैटलिस्ट की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, बस ये रिएक्शन को या तो स्पीड बढ़ाकर दे देगा, और कल भी बताया था, कल आप लोग पॉजिटिवली पार्टिसिपेशन दे रहे थे, या स्पीड डाउन कर देगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर कोई अफेक्ट कर सकता है तो या तो वो उसकी स्टोक्योमेट्री है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर कोई अफेक्ट कर सकता है तो उसकी स्टोक्योमेट्री है, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, डिवाइड 2 से 3 से, या फिर टेम्परेचर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये दो ही फैक्टर बदल सकते हैं, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने वाला नहीं है। रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, के इक्विलिब्रियम फिक्स, बात खत्म। टेम्परेचर बदल सकता है, कैटलिस्ट तो कभी भी नहीं बदल सकता। और एक छठी बात बड़ी सिंपल और फनी सी बात है कि इक्विलिब्रियम टोटली इंडिपेंडेंट है, किससे, फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बच्चे कहेंगे इसमें क्या खास है, हमें पता है जिसका नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंडेंट होएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे।
अपने आप में ये बहुत बड़ी फनी बात हो गई है कि अगर आपको मैं बोलूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल, आपने कहा इसमें क्या खास है, तो नॉर्मल बात है, जिसका नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिपेंड किस पे करेगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से डिस्कशन कर सकते हो आप। चलो अब इसके अगला काम शुरू करें बच्चे। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस उठा सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, बस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे और स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री समझते हो बच्चे, मोल कॉन्सेप्ट वाले हो तुम लोग, स्टोकियोमेट्री समझते हो ना, बैलेंस्ड इक्वेशन का नंबर, बैलेंस्ड इक्वेशन का नंबर, ठीक है जी। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम जो काम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना भाई, हम इसमें प्रेडिक्ट करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो तो बड़ा सिंपल सा काम दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना। ये मेरे पास 12th नंबर पेज शुरू हो गया, मेरे पास के की वैल्यूज, जो भी के सी के पी के एक्स जो भी आपको सिखाए थे कल, हो सकता है कल रिवीजन किया हो आपने। जो के सी की वैल्यू है बच्चे, या के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1000 हो, ग्रेटर देन 1000, बच्चे समझते हैं कि ये होता क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो इस टाइप की, मान लो के कहीं उसने दे दिया 1000, 10⁵, 10⁸, 10⁹, तो आप समझ लेना प्रोडक्ट्स आर मच ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। और इस टाइप की रिएक्शंस, इस टाइप की रिएक्शंस मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बना रही हैं, देन इसमें क्या स्टैब्लिश हो रहा है, इक्विलिब्रियम। इस टाइप की रिएक्शन प्रोडक्ट बनाती रही, प्रोडक्ट बनाती रही, प्रोडक्ट बनाती रही, प्रोडक्ट बनाती रही, और फिर इनमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ। तो के का वैल्यू अगर 1000 से ऊपर आपको दिखा रखा हो तो, और के का वैल्यू अगर 1/1000 मतलब 10⁻³ से कम हो, तो आप सारे समझदार हो, प्रोडक्ट वेरी लेस देन क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट। तो इसमें पता है क्या हुआ, इसमें रिएक्टेंट मैक्सिमम है, इसमें रिएक्टेंट मैक्सिमम है, उसके बाद रिएक्टेंट मैक्स है, प्रोडक्ट लीस्ट है, और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो गया। इसमें इक्विलिब्रियम थोड़ा देर से अटेन हुआ, इसमें इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर गया, क्योंकि कुछ रिएक्शंस के केसी, अब मैं फिर आपको कम से कम इनफाइनाइट टाइम बोल चुका हूं, रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, के फिक्स। जैसे इक्का दुक्का रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन हुआ, HCl बना, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चे, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चे, वो 10⁻31 है अप्रोक्स। तो इस टाइप की रिएक्शंस में ज्यादा कौन मिलेगा तुम लोगों को, मतलब HCl, ठीक हो गया। अब यहां N2 है, O2 है, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, 2NO है, यहां जो K का वैल्यू है बच्चे, यहां जो K का वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 10⁻31। तो इन रिएक्शन में जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई, बस खट से इक्विलिब्रियम सेटअप आ गया, मेनली कौन मिलेगा, N2O2। तो ये बता रहा हूं एक्सटेंट, एक्सटेंट कितनी हुई, पहले वाले में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, और अगर ये रेंज, अगर ये केसी की रेंज या के की रेंज 10⁻³ से 1/1000 मतलब 10⁻³ के बीच में हो, सुन पा रहे हो, तो वहां कहीं ना कहीं मुझे एक एप्रिशिएबल, कहीं ना कहीं मुझे एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब दोनों मुझे वहां एप्रिशिएबल अमाउंट में मिलते हैं। कौन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर के की रेंज
इन दोनों के बीच में कहीं मुझे दिखने लग जाए। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आ रहा है इमीडिएटली डिस्कशन कर लो। ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या आएगा, तो एक क्वेश्चन लिख के बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या आएगा। उसने कहा जी क्लोरीन गैस है, मैंने कहा डन। ये 2 क्लोरीन गैस में बदला, मैंने कहा डन। उसने कहा जी इसकी केसी की वैल्यू 5 × 10⁻⁻39 है, मैंने कहा ओके। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा है बैकवर्ड ज्यादा है, इसमें रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन का एक्सटेंट क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या आप मेरे को गाइड कर सकते हो? आप बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्लियर ना? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मच ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स है। क्यों? क्योंकि इसका के क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या आप एग्जैक्टली बातों को समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो बच्चे। आगे बढ़ूं? चलो, अब सेकंड एप्लीकेशन मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। नंबर 2 एप्लीकेशन, पहला क्या था, एक्सटेंट बताना, एक्सटेंट कितनी हुई। क्लियर है? अब हम बताएंगे कितनी हुई के अलावा ज्यादा हुई कम हुई। आप अगर समझ पा रहे हो, अगर 1000 से ऊपर है तो ज्यादा फॉरवर्ड प्रोसीड की, 1000 से कम है तो बैकवर्ड रही, मतलब ज्यादा फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं की। और इन दोनों के बीच में तो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्शन में दोनों लगभग एप्रिशिएबल अमाउंट में मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना ज्यादा रिएक्टेंट है ना ज्यादा प्रोडक्ट है। लेकिन अब मैं आपको डायरेक्शन की बात करूंगा। क्लियर? वो क्यू सी से आएगा। बोलो बेटा। नहीं बच्चे, इसमें मैंने आपको एक बात बताई ना, अगर मेरे पास इस कंपैरिजन में 1000 से ऊपर तो प्रोडक्ट की अमाउंट मच बेटर है, अगर 1000 से नीचे है एक 1/1000 तो रिएक्टेंट की अमाउंट मच बेटर है। और अगर मैं कह रहा हूं तो दोनों की अमाउंट ही वहां है एप्रिशिएबल, मतलब ना रिएक्टेंट ज्यादा है ना प्रोडक्ट ज्यादा है। तो आपको आपको सिर्फ इतना लाइन बोलनी है, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द गिवन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना, यहां एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होने जा रही है, इसको बोलते हैं क्यू। क्यू के भी वही 3 टाइप हो जाएंगे, क्यू सी, क्यू पी एंड क्यू एक्स। लेकिन क्यू है क्या? ये मेरे पास एक नोन, ये आपको बुक्स लिख के नहीं देती लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये मेरे पास एक नोन इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट है। नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, है तो ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही, लेकिन ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना हुआ है। जैसे इसका नाम जनरली हम पता क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज अ रिएक्शन क्योशेंट। इट इज अ रिएक्शन क्योशेंट, इट इज अ रिएक्शन क्योशेंट। लेकिन मेरे को ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, मेरे को अच्छा लगता है नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट, नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट। अब सोचो एक बात, फिर मैं कम से कम 15वीं 20वीं बार बोल रहा हूं, रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स और के सी के पी के एक्स फिक्स। बट अगर रिएक्शन फिक्स टेम्परेचर फिक्स तो क्यू की उसी रिएक्शन के लिए इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। अगर किसी रिएक्शन के लिए के सी के पी फिक्स है, क्लियर, वो तो होते ही है, टेम्परेचर फिक्स है वो तो होता ही है, लेकिन उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के क्यू इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि तो नॉन इक्विलिब्रियम में बच्चे किसी भी जगह इसका मेजर कर लो। मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर लो, फिर थोड़ी देर में फिर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर लो, फिर थोड़ी देर में फिर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर लो, फिर थोड़ी देर में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर लो। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यू बन सकते हैं। इससे हमें फायदा और नुकसान क्या हुआ, बस वही बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन रखूंगा इसके नीचे, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी के और क्यू बराबर हो जाए तो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं इमीडिएटली बोल देंगे इट इज एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर के और क्यू में से क्यू की वैल्यू ज्यादा आ जाए, क्यू नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट है, मतलब रिएक्शन क्योशेंट है, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो क्यू की वैल्यू ज्यादा, क्यू मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ज्यादा, क्यू ज्यादा तो कौन ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट। क्यू ज्यादा हुआ, प्रोडक्ट भी ज्यादा हुए। क्लियर? अब बताओ रिएक्शन को किधर चलना चाहिए टू स्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। इट शुड प्रोसीड्स इन बैकवर्ड,
किस लिए जाएगी बैकवर्ड? क्लियर, अपने आप को के बराबर पहुंचाने के लिए, टू सेटलमेंट, टू अटेन द इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इसको बैकवर्ड चलना चाहिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिशमेंट करने के लिए। अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तो एग्जैक्ट तुम्हारे दिमाग में और बातें। अब जिस बच्चे ने के बराबर क्यू सीख लिया, जिस बच्चे ने के लेस देन क्यू सीख लिया, उसको तो के ग्रेटर देन क्यू अपने आप ही समझ में आ जाएगा। वहां उसका क्यू क्या हो गया है? लेस हो गया है। इसका मतलब उसके प्रोडक्ट क्या हो गए? लेस हो गए। इस ऐसी रिएक्शन को कहां चलना चाहिए? फॉरवर्ड। क्यों चलेगी फॉरवर्ड? क्यों चलेगी फॉरवर्ड? टू अटेन द इक्विलिब्रियम। और यही मैं बार बार कह रहा हूं, रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फिक्स। बस वहां तक पहुंचने की लड़ाई है, वहां तक पहुंचने की लड़ाई है। अब मान लो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, H2I2 है, इससे रिएक्शन करके 2HI बना। इसका जो K है बुक वाले ने मुझे दे दिया 55.3 और टेम्परेचर भी दे दिया। फिर मैं एक बात बोलूंगा, रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, K फिक्स, रिएक्शन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, K फिक्स। अब उसने मुझे कहा जो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है उसमें जो तुम्हारे पास HI है वो 0.7 है, क्लियर, और हाइड्रोजन आयोडीन 0202 है। और जब डेल्टा Ng1 हो, कहीं अपनी कॉपी के साइड में लिख के रख लेना, जब डेल्टा Ng 0 हो, 0 तो वॉल्यूम का यूज मत करो, नॉट यूज, क्योंकि वॉल्यूम तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है। डेल्टा Ng, अब मुझे वो कह रहा है कि मेरे पास HI का मिक्सचर में HI 0.7 है, हाइड्रोजन आयोडीन 0.02 है। इसमें रिएक्शन क्या चलेगी और कैसे चलेगी? मैंने कहा जी थोड़ा स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं। कैसे लिखा? सबको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है? यहां मैं थोड़ी गलती कर रहा हूं, क्यूसी कैसी तो दे रखा है ना बच्चे, क्यूसी लिखना आता है। HI का होल स्क्वायर कर दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, आयोडीन लिख दिया, 0.7 लिख दिया बच्चे, स्क्वायर कर दिया, 0.02। जब इसको हम सोल्व करने लगे, क्लियर, ये मेरे पास 0.7, ये मेरे पास 7 7 जा 49 हो जाएगा, क्लियर, और ये मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁴ 4 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, क्लियर। अब मेरे पास है ये 49 इंटू 10⁻⁻2 और ये है 4 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर 100, ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा बच्चे? 12.5 ना, ठीक है, और ये हो गया 125। हाँ जी, हाँ ठीक है, कुछ चक्कर नहीं, क्लियर है। 12.5 का 10 से ये 1250 आ गया, जबकि के का वैल्यू क्या था? 55.3। तो क्वेश्चन पता क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन, विल देयर द एनी नेट रिएक्शन? आप बोलोगे हाँ, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड। तो वो पूछ रहा है HI के साथ क्या हरकत हो रही है? मैंने कहा जी HI कंज्यूम होएगा। कब तक कंज्यूम होएगा? जब तक कि QC 55.3 नहीं हो जाता। तो डायरेक्शन पता चलती है इससे। अगर आप एग्जैक्टली मेरे को सुन रहे हो, और आपके बैच में खासियत क्या, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो आप लोग ना, सुनते रहते हो, और के लेस देन, के ग्रेटर देन। अभी के बारे में नहीं बात, क्यू के बारे में बात करेंगे। क्यू ग्रेटर आ गया, फिर क्या करें? रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, फिर क्या करें? उस तब तक बैकवर्ड चलेगी, तब तक कंज्यूम होता रहेगा HI, तब तक HI कंज्यूम होता रहेगा जब तक कि, हाँ जी, क्लियर है, जब तक इसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू K ना हो जाए। क्यों जी? हे महानात्माओं, क्या आपको ये दो बातें एग्जैक्टली समझ में आई? एक्सटेंट पता करना और इसके अलावा डायरेक्शन पता करना, एक्सटेंट पता करना और डायरेक्शन पता करना, ठीक है। चलो लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद मैं चाहता हूं क्वेश्चन उठा लेंगे। अब मैं पता है क्या करने वाला हूं, अब मैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, मीन Kc Kp, इन सबके रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है जी। तो हमें थर्ड नंबर, पहला आपको पता है एक्सटेंट पता चला ऑफ द
रिएक्शन, दूसरा हमें पता चला डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तीसरा हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, या फिर इसका दूसरा वर्जन लिख दूं मैं, रिलेशन इन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिग्री। चैप्टर था सॉल्यूशन, उसका एंड हुआ था एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट से। वहां आपसे बार बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहे थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन पता करना है हम लोगों को। ठीक है जी, तो काम शुरू करते हैं जी डेल्टा एन जी जीरो पे। इसमें केसी एंड केपी विद एक्स, एक्स फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पता करने जा रहे हैं। एक्स लिख दो, अल्फा लिख दो, बुक्स अल्फा भी लिखती हैं, कोई टेंशन नहीं है, अल्फा लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। शुरू करें भाई, डेल्टा एन जी जीरो, हाइड्रोजन आयोडीन टू एच आई, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 0 मोल, ये इनिशियल मोल्स हैं बच्चे, मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। इसमें से अल्फा अल्फा सब्ट्रैक्ट हुआ, जो मोल कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस कर रहा था, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने पूछा, ये बहुत अच्छी बात है। और अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री ये 1 है, 1 अल्फा, ये 1 है, ये 1 अल्फा, ये 2 है, ये 2 अल्फा का फॉर्मेशन हो गया। बोलो बेटा, ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, मतलब T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। अब इसमें मुझे V का डिवाइड करना है, क्योंकि सारे बच्चे कल से सुन रहे हैं क्या कि मोल बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, अब मुझे Kc इज इक्वल टू अल्फा बाय वी का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट्स इन न्यूमरेटर, 1 माइनस अल्फा बाय वी, 1 माइनस अल्फा बाय वी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, वी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। आपसे कहा था जब डेल्टा एन जी जीरो, अगर आप मेरे साथ थे तो नींद में नहीं गए थे, तो जब डेल्टा एन जी जीरो हो तो मुझे वॉल्यूम की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां वी स्क्वायर कट गए, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बच गया, 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। कंफ्यूजन बोलो भाई। अब बच्चे को कहा जी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, जब अल्फा पता चल गया बेटा, अल्फा अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, 2 अल्फा, एक को एक में से, अब अल्फा को 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, और 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई, तो मुझे H2 I2 और HI की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएंगी। बोलो भाई। अब वो स्टार्ट में 3 मोल लेके चल रहा है, कुछ बच्चे यहाँ इमोशनल हो जाते हैं, 4 मोल लेके चल रहा है, 50 मोल लेके चल रहा है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है बच्चे, ये 3 मोल ले रहा है, ये 5 मोल ले रहा है, इनिशियली 0 है, बस आपने तो अपना काम करना है, 3 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, इट इज 2x। और पेपर में x अननोन है मान लो, तो केसी पक्का गिवन होएगा, तो फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे, केसी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी था, 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ये गिवन होएगा, उससे x निकल आएगा, x तीन में से x सब्ट्रैक्ट, 5 में से x सब्ट्रैक्ट, 2 के साथ x का मल्टीप्लाई, H2 I2 HI की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल जाएंगी। एक सेकंड, बच्चे की बात आ रही है, बोलना बेटा, बोलना बोलना। हाँ
कहाँ पे बच्चे? आपको कल बताया था ना कि जब केसी लिखा जाएगा तो एच आई उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर बनेगी। आप भूल गए शायद। मेरे पास हाँ तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एच आई की 2 अल्फा बाई वी उसका होल स्क्वायर। तो कॉन्सेंट्रेशन एच आई की बताओ कितनी है? 2 अल्फा बाई वी। तो मैंने लिख दी ना 2 अल्फा बाई वी। मैंने एच आई की कॉन्सेंट्रेशन तो 2 अल्फा बाई वी लिख दी, उसका होल स्क्वायर बना। बोलो भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो। एक छोटा सा क्वेश्चन करके। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ध्यान से सुनना भाई। आपने 4 मोल लेने CO2 के, इसको हीट किया वॉल्यूम 1 लीटर में। क्लियर है? 4 मोल्स ऑफ CO2 वर हीटेड इन 1 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पता है क्या हुआ? आपको 25% डिसोसिएशन इनटू CO मिला एंड O2 मिला। तो आप समझ गए हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने कैसे लिखना है। चलो मैं इतनी हेल्प कर देता हूं आपकी। ये इक्वेशन बनी, इसके 4 मोल लिए, इनिशियली 0 0 था। क्लियर? आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पता करना है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। ये कार्बन डाई, ये मोनो है, मेरी गलती। ये मैंने हल्की सी गलती की है। यहाँ मोनो लिखा था ना। 4 का 25%, 4 का 25%। क्लियर है? 1 हो गया बच्चे। और अब आपको बताया था अगर आप थोड़ा तसल्ली से काम करना चाहते हो तो दिमाग लगाना। 4 माइनस एक्स स्टोक्योमेट्री 1 है, ये एक्स, और ये क्या हो जाएगा? एक्स बाय 2। बिल्कुल ठीक है। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? T इक्विलिब्रियम। एक्स की वैल्यू आप ही लोगों ने मेरे को पता करके दी है। बता दो यार अब तो। कार्बन डाइऑक्साइड 3, कार्बन मोनोऑक्साइड 1, ऑक्सीजन कितना है बच्चे? 1/2 मीन 0.5। अगर इससे आपसे वो केसी निकलवाना चाहता है तो केसी भी निकाल के दे दो उसको। सदमे में लग रहे हो? हाँ, केसी निकलाएगा आपके पास। जिस बच्चे को कंफ्यूजन रहा होगा वो देख लो। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, O2, ये को कंफ्यूजन था वो चेक कर लेना। O2 की पावर हाफ आ जाएगा और CO2 की पावर 1 आ जाएगा। Kc इज इक्वल टू CO की वैल्यू 3 आ गई, O की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर आ गया, और CO2 कुछ गलत लिख दिया, CO1 है बच्चे, CO1 है, ये 0.5 का होल स्क्वायर है, और CO2 आपके पास 3 है। ठीक है जी। 12 नहीं आ गया? 1/12। है ना? कुछ पता चला आपको क्या हो रहा है? ये हमारे पास N2 O2 2NO पे भी सेम लगेगा। 2NO N2O2 उसका किसी केपी का रिलेशन आप निकाल। एक बात बता दूं आपको, जहां डेल्टा एनजी 0 है वहां केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? केपी। तो उसके लिए केपी अलग से डेराइव करने की नीड आपको नहीं है।
अब एक छोटा सा काम करके मेरे को दे दो, इसका आपको डेरिवेशन देना है। ये सब गैसियस फॉर्म में पड़े हुए हैं और इसको 2 मोल से स्टार्ट कर लो, टाइम 0 है और ये 0 0 है, बस इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूं। फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन द Kc एंड X, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Kc का रिलेशन। हाँ जी, उसकी पावर हाफ थी, गलती कर दी हमने। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये ठीक है ठीक है, वो बच्चा सही बोल रहा है, रूट है उसका वो। ये गलती कर दी हमने ना, जल्दीबाजी में गलती कर दी। CO1 है बच्चे, ये गलती कर दी हमने। 0.5 का रूट है ये गलती कर दी हमने। और ये 3 ही था, ये गलती कर दी हमने, रूट है 0.25 का रूट है बच्चे ये। क्लियर है? 0.5 का रूट लेना ही है ना। तो ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, और ये 25 बट्टा क्या हो गया, 100 हो गया। तो 5 बट्टा क्या हो गया आपके पास, 10, 25, 2.25 है, 1/√2, 5/10 हुआ ना ये, इसका पावर है। 0.5 तो और कम ही हो जाएगा ना रूट में। चलो ये गलती थी, हमने सुधार दी है। अब समझ गए ना इस बात को, तो गलती क्या थी, ये तो एक थी एक। चलो अच्छी बात है। करना बच्चे, मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ इसमें, हो सकता है कुछ बच्चों ने कर भी लिया हो। Kc इज इक्वल टू, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा एक सेकंड, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना। टू माइनस, मैं सोल्व करूं इसको या डन है? पहले लिख दिया 2 बच्चे, -2x लिख दिया, ये x लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम हो गया। बाई वी करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो तो कैंसिल होना है, डेल्टा एन जी है। तो Kc इज इक्वल टू क्या आ गया, x/v 2 बार, और ये क्या आ गया, 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर v स्क्वायर। इसका v स्क्वायर वी से कैंसिल हो गया बेटा। Kc बराबर एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया इसका स्क्वायर के फॉर्म में, 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों जी? वॉल्यूम का इसमें कोई नामो निशान है नहीं और होता भी नहीं है। जहां डेल्टा एन जी जीरो, जहां डेल्टा एन जी जीरो, वहां वॉल्यूम का कोई नामो निशान नहीं होता है बच्चे। बोलो जी। 2 का स्क्वायर कॉमन लिया बेटा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 स्क्वायर कॉमन आएगा ना। शुरू करूं अगला काम। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हो तो केसी केपी वाले रिलेशन निकालने। थोड़ा सा अब कूल होके सुनना हर एक बात को। सुनो बच्चे ध्यान से। PCl5 लिखा, PCl3 लिखा, क्लोरीन लिखा, 1 0 0 लिख दिया है, 1 माइनस एक्स 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 लिख दिया है। ये मेरे पास इनिशियल मोल्स हैं, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल्स हैं। 1 माइनस एक्स बाई वी, एक्स बाई वी, एक्स बाई वी, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। जहां डेल्टा एन जी मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो, वॉल्यूम इग्नोर मत करना। Kc इज इक्वल टू, Kc इज इक्वल टू PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन और PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन। तो x बाई वी, एक्स बाई वी, 1 माइनस एक्स बाई वी। ठीक हो गया बेटा?
एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है जी। बस ये फॉर्मूले ड्राइव करने आपको आने चाहिए। अब इसमें खास बात देखो आप, अगर मेरे पास वन वेरी ग्रेटर देन एक्स हो, ध्यान मत हटाओ भाई, एक दो बच्चों का ध्यान हट रहा है क्लास में से। अगर वन वेरी ग्रेटर देन एक्स हो, अगर वन वेरी ग्रेटर देन एक्स हो तो वन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। इसका मतलब क्या हुआ, आप मान लो मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर गए और आपका 1 रुपया गिर गया कहीं पे, क्लियर ना, तो आप उसको ढूंढोगे नहीं, आप सोचो छड्डो यार क्या देखना है, तो 1 लाख रुपए के बराबर ही किसी को देने भी तो कहेगा यार मेरे पास ना 99,999 रुपीज है यार, वो 1 रुपया गिर गया, कहता कोई नहीं चल जाएगा काम। तो वन माइनस एक्स को वन कंसीडर कर लिया आपने, तो आपके पास के सी इज इक्वल टू क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर बाई वी। के सी इंटू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया बच्चे, और एक्स डायरेक्टली टू क्या कर दिया आपने, रूट वी। अब ये जो कंक्लूजन निकला एक्स डायरेक्टली टू रूट वी, इसका मीनिंग क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे। व्हाट हैपेंस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड, व्हाट हैपेंस, क्या होएगा जब वॉल्यूम बढ़ाओगे, क्या केसी बढ़ेगा कम होएगा, केसी पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे। हाँ ये बहुत अच्छी लाइन बोली बच्चे ने, केसी सिर्फ दो ही चीजों से अफेक्ट होता है, नंबर वन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट टेम्परेचर, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट टेम्परेचर। लेकिन अगर आप वॉल्यूम बढ़ा गए तो पता है क्या अफेक्ट होएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा मतलब पीसीएल5 घट जाएगा और पीसीएल3 क्लोरीन बढ़ जाएंगे, रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड। वापस सुन लो, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ा दूं तो व्हाट हैपेंस विद दिस इक्विलिब्रियम, योर आंसर शुड बी इट प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड, जिससे पीसीएल5 की क्वांटिटी घटेगी और पीसीएल3 क्लोरीन की बढ़ेगी। कोई भी बात करनी हो आपने इमीडिएटली कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो इमीडिएटली हो सकता है, जल्दी बोलो जी। एक सेकंड, एक बच्चे की बात हो रही है, बोलना क्या था बेटा। ऊपर स्टोक्योमेट्री में 2 है क्या, नहीं वो आप इसका मतलब आप मेरी बात सुनी नहीं रही साक्षी ध्यान से। यहां एक बार फिर मैं फोकस करवाता हूं आपको, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा पुरानी बातों पे ज्यादा फोकस करोगे तो नई बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां क्या था, टू टू स्टोक्योमेट्री है बच्चे, फिर तुम अपनी बात को इंपोज कर रही हो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां स्टोक्योमेट्री कितनी है बच्चे, 2 है, तो आपने 2x लिखा हुआ है, स्टोक्योमेट्री 2 तो 2x लिखा है, और यहां की स्टोक्योमेट्री क्या है, 1 है, ये 1, और वही तुम स्टोक्योमेट्री को यहां अप्लाई कर रही हो। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहां 2 टूटे तो 2 बने, 1 बना, तुम्हें सिर्फ सारी बात किससे कंट्रोल करनी है, स्टोक्योमेट्री से कंट्रोल करनी है, ये स्टोक्योमेट्री। अब उस बात को भी मैं समझा देता हूं, मेरी बात सुनना आप ध्यान से। अगर तुम्हारे पास 2 था, उसका 10% डिसोसिएट हुआ, तुम्हारे अकॉर्डिंगली ना मोल वो जो पीछे मोल कॉन्सेप्ट था, सॉल्यूशन चैप्टर था साक्षी, वहां तुम्हारे अकॉर्डिंगली 1 मोल NaCl 1 मोल ही Na देगा और Cl देगा ना 1 मोल NaCl कितने मोल NaCl देता है, 2 मोल, अगर याद आ रहा है तुम्हें तो अगर कोई 10% डिसोसिएट हो रहा है तो सामने भी 10% ही बनेंगे ना, 10% H2 बनेगा और 10% ही कौन बनेगा, आयोडाइड बनेगा। तो इसीलिए जब आप स्टोक्योमेट्री कंट्रोल कर रही हो तो यहां कोई भी आपने सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं करना है। आपको 2 दिखा तो 2x, आपको 1 दिखा तो 1x, आपको 1 दिखा तो 1x। इवन मैं साक्षी तुम्हें बताऊं, मान लो गलती से यहां 5 लिखा होता तो तुम यहां 5x लिख देती, पता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्टोक्योमेट्री, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हम लोग ये। अरे यार फिर तो वहीं पहुंच गई। मैंने कहा अगर मैंने एक वर्ड बोला था, अगर गलती से 5 लिखा होता, वो तो मुझे भी पता है, बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन।
है ना। मैं कह रहा हूं अगर लिखा होता तो तुम स्टोक्योमेट्रिकली ही चलती, लिखा होता तो, और साथ में एक वर्ड यूज किया था अगर गलती से लिखा होता तो। क्लियर ना। तो इसीलिए सारी चीजों को कंट्रोल करो स्टोक्योमेट्री से। पीसीएल 5 1 है। अच्छा एक बात सुनो, पीसीएल 5 अगर 10% डिसोसिएट हो तो एक बात का जवाब देना बिल्कुल ऑनेस्टली और थोड़ा सा दिमाग लगाकर, कितने परसेंट पीसीएल 3 और कितने परसेंट क्लोरीन बनेगा? 10-10% 10-10% ही बनेगा, 5-5% तो नहीं बनेगा ना। तो यही कह रहा हूं, उसका एक्स डिसोसिएट हुआ, ये सामने एक्स एक्स बन गए, सिंपल। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या चल रहा था, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम बढ़ा दूं, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम बढ़ा दूं, व्हाट हैपेंस विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? हाँ सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बढ़ेगा ही बेटा, और बढ़ने से पीसीएल 5 कम होने लग जाएगा, पीसीएल 3 क्लोरीन बढ़ेगा और रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड। if volume increases then x increases, reaction proceeds in forward direction, उससे क्या होएगा, पीसीएल 5 कम होना शुरू हो जाएगा, पीसीएल 3 बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्लोरीन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर लगातार वॉल्यूम बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे तो रिएक्शन में पीसीएल 3 और क्लोरीन रह जाएंगे और पीसीएल 5 खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार किसी इंस्टेंट पे वॉल्यूम बढ़ा के छोड़ दो तो उस इंस्टेंट पे रिएक्शन फॉरवर्ड गई और इक्विलिब्रियम में तो बैकवर्ड आकर के इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा वापस। सिर्फ आपने 5 लीटर पानी डाल दिया और छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए रिएक्शन डिस्टर्ब होगी, फिर रीस्टैब्लिश कर जाएगी इक्विलिब्रियम को। अच्छा अब आप मुझे कुछ काम करके दोगे? क्यों भाई? एक डेरिवेशन देना है आपने मेरे को। ये मैंने लिखा जी N2O4 गैस, और यहां लिख दिया 2NO2 गैस। इसके 1 मोल से स्टार्ट करना है, टी 0 है और ये 0 है, मतलब इनिशियल मोल्स हैं ये। नाउ वेटिंग फॉर योर आंसर, के सी एंड एक्स का रिलेशन निकालना है। टाइम आपके पास 1 मिनट है। इंटू वी। पहले कुछ बच्चों ने शायद वॉल्यूम बोला नहीं था ना। ड्राइव करें इसको, N2O4 गैस, साक्षी सुनना बात को, ये 1 है बच्चे, ये 0 है, 1 - x स्टोक्योमेट्री में ये 1 था, और ये स्टोक्योमेट्री में अब क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि सारी चीजें यहां से कंट्रोल हो रही है ना। 1 गिव्स 2 तो x गिव्स 2x, तो ठीक है, गलत क्या है इसमें। उसके बाद बाई वी किया, इसमें भी बाई वी किया, फिर आपने कैसे लिखा, फिर आपने NO2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, फिर N2O4 पावर 1, फिर आपने 2x बाई वी का होल स्क्वायर, फिर आपने 1 - x बाई वी पावर नथिंग, 4x स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, v डिवाइडेड बाय 1 - x, v कैंसिल हुआ, 4x स्क्वायर 1 - x v। इसमें भी अगर आपको दिख रहा होगा
कि अगर 1 वेरी ग्रेटर देन x हो जाए, अगर 1 वेरी ग्रेटर देन x हो जाए तो केसी बराबर 4x स्क्वायर v हो गया, और केसी इंटू वी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया, x डायरेक्टली टू रूट वी हो गया. So those reactions which have the delta n positive, those reactions which have the delta n positive, वो रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा n पॉजिटिव है, वो रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा n पॉजिटिव है, उन रिएक्शंस के अंदर वॉल्यूम बढ़ाने से x बढ़ता है, और जहां x बढ़ेगा, जहां x बढ़ेगा वहां रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड. बच्चे अगर इस बात को सीख गए हो तो मैं x और kp का रिलेशन सिखा दूं आपको डेल्टा n पॉजिटिव के लिए. आपको पता है डेल्टा n जीरो के लिए मुझे kc के बाद kp देना नहीं पड़ेगा. तैयार हो भाई? चलो सुनो, रिलेशन इन बिटवीन kp and x. फर्स्ट एट ऑल डेल्टा एन जी पॉजिटिव, जीरो के लिए लिखने की नीड तो नहीं है ना? हे महान आत्माओं, क्या डेल्टा एन जी जीरो के लिए लिखूं? मुझे लगता है डेल्टा एन जी जीरो लिखने की नीड ही नहीं है. क्यों भाई? डेल्टा एन जी जीरो क्यों नहीं लिखना पड़ेगा बताओ? हाँ चलो जी, अब मैं PCl5 लिख रहा हूं बेटा, PCl3 लिख रहा हूं, क्लोरीन लिख रहा हूं. यहां मेरे पास डेल्टा एन जी, सारे बच्चों को पता है, कल से सीखते आ रहे हो, पॉजिटिव है. क्लियर? कोशिश करना कल हाफ एन आवर ना हमारी जब क्लास लगे तो हम क्वेश्चंस करें. वन जीरो जीरो 1 माइनस एक्स एक्स साक्षी, ठीक है जी. इनिशियल मोल्स, ये इक्विलिब्रियम मोल्स. अब मुझे निकालने टोटल मोल. आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो भाई? पार्शियल प्रेशर निकालना है तो इक्विलिब्रियम मोल तो निकालने पड़ेंगे. टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, 1 प्लस एक्स. ठीक है जी. अब सबके पार्शियल प्रेशर्स निकालने हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स बाय 1 प्लस एक्स, एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, इंटू टोटल प्रेशर. कल भी बताया था इंटू टोटल प्रेशर, और इससे पहले ढेरों बार बताया था. चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन. सो गए क्या? चलो, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3. सोना भी नहीं चाहिए, जो सोता है वो खोता है. पंजाबी वाला खोता नहीं, हिंदी वाला खोता है. हाँ समझ गए तुम लोग. चलो जी, PCl3 की जगह पर वैल्यू लिखते हैं बच्चे, xp1 प्लस एक्स, xp1 प्लस एक्स, और PCl5 की जगह लिखते हैं 1 माइनस xp1 प्लस एक्स. जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें. Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है जी.
तो इसमें अगर 1 वेरी ग्रेटर देन x हो जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 वही 1 लाख रुपए में से मान लो 1 रुपया घूम गया, ठीक है। तो Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी हो गया और x इनवर्सली टू रूट पी हो गया। x इनवर्सली टू रूट पी हो गया बच्चे। और अगर किसी को थोड़ा सा भी पीछे जाकर सीखना है, x डायरेक्टली टू क्या था आपके पास, रूट वी। टेम्परेचर तो फिक्स होता है ऐसी रिएक्शंस के अंदर, ऐसी रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर तो फिक्स होता है। तो आपको यहां एक साइंटिस्ट को याद करना आंखें बंद करके, बॉयल्स को। बॉयल ने क्या बोला था जी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो एक्स और पी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। पी और वी, पी और वी, ये यहां वी डायरेक्ट है तो यहां पी इनवर्स हो गया। वापस सुन लो, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो वो होगा ही होगा, नहीं तो के बार बार बदलता रहेगा। तो x रूट वी के डायरेक्ट है तो x रूट पी के इनवर्स है। और वैसे भी आपको पता है v और p एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। तो जिसको v के बारे में पता चल जाएगा वो उसके बाद परेशान नहीं होएगा, p अपने आप ही पता चल जाएगा उसको कि x से उसका क्या रिलेशन है। सो जहां भी डेल्टा एन पॉजिटिव हो बच्चे, जहां भी डेल्टा एन पॉजिटिव हो, जिस जगह भी डेल्टा एन पॉजिटिव हो, दोज रिएक्शंस, जहां भी डेल्टा एन पॉजिटिव हो, दोज रिएक्शंस proceeds in forward by decreasing pressure। वो रिएक्शंस जहां डेल्टा एन पॉजिटिव हो वो सारी की सारी रिएक्शंस फॉरवर्ड चलेंगी अगर आप प्रेशर क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो आगे ली चैटलियर प्रिंसिपल समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आपने तसल्ली से थोड़ा सा इसको सीख लिया तो। इसलिए मैं कोई जल्दीबाजी कर नहीं रहा, हर एक बात को प्रॉपरली आपसे बात करते करते समझा रहा हूं कि इनको थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलो कि एक्स और वी का। इसके बाद तो मैं एक जनरल बात करके आपको ना ऑलवेज का एक रूल बना के दे दूंगा कि एक्स पता हो, यहां वी लिखा होएगा, डेल्टा एन जी बाई टू लिख देना, यहां 1/p लिखकर डेल्टा एन जी बाई टू लिख देना, ठीक है जी। डेल्टा एन जी आपको पता ही है। अब सोचो अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो x v से भी इंडिपेंडेंट हो गया, x p से भी इंडिपेंडेंट हो गया। और अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो x v के डायरेक्टली हो गया और x p के इनवर्सली हो गया। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो x v के इनवर्सली हो गया और p के डायरेक्टली हो गया। दो काम तो हम कर चुके हैं, कौन सा, डेल्टा एन जी नेगेटिव 0 वाला, दूसरा काम डेल्टा एन जी पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको, ये देखो और ये देखो। इस पेज में तो कुछ नहीं लिखने वाला बचा, आप 18 नंबर पेज। अब जो पेज नंबर 19 है उस पे मैंने आपको एक सुपर ट्रिक सिखाई है। और ली चैटलियर की आत्मा बसती है इसके अंदर, इस सुपर ट्रिक के अंदर। बच्चे जो पीछे लिखा था ना मैंने, डेल्टा एन जी 0, डेल्टा एन जी 0, जहां डेल्टा एन जी 0 था मेरे पास वहां मैंने देखा कि केपी केसी के बराबर हो गया। और केसी वाली टर्म में कहीं वॉल्यूम नहीं है और कहीं प्रेशर नहीं है। देखो ना इस पूरी टर्म में जो आपके सामने दिख रहा है इसको हाईलाइट कर, इसमें कहीं वी भी नहीं है और पी भी नहीं है, इसमें कहीं वी भी नहीं है, पी भी नहीं है। तो जब मैं एक्स और वी का, एक्स और पी का रिलेशन निकालूंगा कोई रिलेशन आएगा ही नहीं मेरे पास। ये देखो जब डेल्टा एन जी 0 हो गया तो एक्स वी पर और पी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। मान लो आपको किसी पेपर के अंदर H2I2 करके दे दिया, इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे मैंने ना वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपने कहा बढ़ाते हो, मेरा क्या ले रहे हो, ना रिएक्शन आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, नो इफेक्ट। फिर वो कहेगा डेल्टा एन जी पॉजिटिव, आप खुद ही देख लेना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्लस आ रहा हो तो उन रिएक्शंस के अंदर वॉल्यूम बढ़ाने से एक्स बढ़ता है, रिएक्शन फॉरवर्ड, और प्रेशर बढ़ाने से एक्स घटता है, रिएक्शन बैकवर्ड। और
इन दोनों को देखकर अपने आप ही दिमाग कहने लग गया कि डेल्टा एन जी जब नेगेटिव होएगा तो एक्स और वी इनवर्स और एक्स और पी डायरेक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने जो ग्रीन से लिखा हुआ है इसको ओबे करो बस। बस डेल्टा एन जी की वैल्यू लिखते रहना, डेल्टा एन जी बाई टू और डेल्टा एन जी बाई टू। डेल्टा एन जी 1 तो 1/2 हो जाएगा, डेल्टा एन जी 2 तो 2/2 डायरेक्टली हो जाएगा रूट की जगह पे। एक छोटा सा काम और कर दूं भाई, जो बचा हुआ आप समझ ही गए। डेल्टा एन जी नेगेटिव के लिए केपी केसी एन एक्स एंड केपी एंड एक्स के बीच रिलेशन सीख लेते हैं। ये लिखा N2, ये लिखा 3H2, ये लिखा 2NH3, साक्षी 130, साक्षी कहां चली गई? क्लियर है? 1 माइनस एक्स, 3 माइनस 3x, 2x, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मोल्स हैं। जहां डेल्टा एन जी 0 वहां वॉल्यूम चाहे ना लिखो, यहां तो वॉल्यूम लिखना ही पड़ेगा। अब आप मेरी हेल्प कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। यहां स्क्वायर लिख दिया, यहां 1 माइनस एक्स बाई वी लिख दिया, 3 माइनस 3x बाई वी का होल क्यूब लिख दिया। अमोनिया की वैल्यू लिखनी थी ना। मुझे लग रहा है तुम सो गए हो, ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है। सोना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो सोता है वो हिंदी में बोलना था, इंग्लिश के बोले। 2x बाई वी का, हाँ जी बच्चे। नहीं नहीं हिंदी में ही बोलना है ना। टू हिंदी में बोलना और हिंदी में ही समझना है उसको। 2x बाई वी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया बच्चे। ये मेरे पास v 1 माइनस एक्स, ये v क्यूब 3 माइनस 3x का होल क्यूब। बस कंट्रोल करके चलते रहना। रिम्पी का हाथ खड़ा हुआ है, रिम्पी बच्चे हाथ खड़ा किया आपने, कोई कारण? वो बोलना नहीं चाहती है। आपको डिनोमिनेटर में 27 1 माइनस एक्स का होल क्यूब समझ में आ गया बेटा? 3 पावर 3 कॉमन ले लिया, अभी 2 पावर 2 कॉमन लिया था ना। अब कटिंग करें भाई, ये v पावर 4 है, ये v स्क्वायर है, ये तो साफ हो जाएगा, तो v स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना। रिजल्ट क्या बचा? 4x स्क्वायर और ऊपर से v स्क्वायर, इधर से 27 1 माइनस एक्स का होल 1 माइनस एक्स का पावर 4। और अगर मैं 1 वेरी ग्रेटर देन एक्स कर दूं तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाना है। 1 लाख रुपए से 1 रुपया घूम गया, तो केसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 27। अब जो मैं आपसे कह रहा था उसको सुनो। मेरे पास कांस्टेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक्स और वी का रिलेशन क्या आ गया? डायरेक्ट का, इनवर्स का, मेरी गलती। और अभी आपको थोड़ी देर पहले जिस पे बच्चे ने मेरे से रिवीजन कराया था, ऊपर ही लिखा हुआ है अपना, ये सुपर ट्रिक काम करेगी देखो, ये सुपर ट्रिक काम करेगी देखो। जब डेल्टा एन जी क्या था? नेगेटिव। जब डेल्टा एन जी क्या था? नेगेटिव, तो यहां -2 पुट कर दिया। -2/2 तो पावर -1 हो गया, और -1 होती है वो डिनोमिनेटर में चला गया।
v आपके सामने अभी डिनोमिनेटर में गया ही है, चेक करना चाहते हो तो ये चेक करो भाई। हे महान जनता, 1 मिनट ऊपर हो गया, मेरी अगली क्लास 12:15 पे स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके पास एक होमवर्क है और इस चैप्टर का आपने ना अप्रोक्सीमेट 70% हिस्सा कर लिया है। अब आप आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट के पहले पेज से स्टार्ट हो जाना, कम से कम एटलीस्ट 2 आरपीएस तो कर ही लेनी है आपने। होमवर्क पता क्या है, केपी और एक्स का रिलेशन फाइंड करना है आपने डेल्टा एनजी नेगेटिव, मतलब ये अमोनिया वाली रिएक्शन के लिए ये होमवर्क है आपका। नहीं आएगा तो हम मिलकर करेंगे इसको। ठीक है बच्चे, अब समझ में आया आपको? 2 आरपीएस करनी है, असाइनमेंट का पहला पेज करना है। होमवर्क सुन लो, 2 आरपीएस करनी है, असाइनमेंट का पहला पेज करना है और हमारी बुकलेट का 2 पेज करने हैं। टोटल 5 पेज हैं, 2 पेज आरपीएस, 1 पेज असाइनमेंट, 2 पेज आपको बुकलेट। कल बच्चे देखो आधा घंटा पढ़ाकर चल, आज नहीं है, आज मेरे पास शेड्यूल्ड नहीं है बच्चे। आज आप सर्दी में बैठ के काम करो, रजाई में बैठ के ना मूंगफलियां खाओ साथ साथ में, लेकिन काम साथ में करते रहना, काम नहीं रुकना चाहिए बस। मेरे पास शेड्यूल में नहीं है, कल कर लेंगे हम, चाहे आधा घंटा क्लास लगा के आधा घंटा डाउट ले लेंगे। और लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम क्लास में करेंगे, लेकिन काम 5 पेज का आपने करना है, आपको कसम है। ठीक है भाई।